किसी का आंसर आया? बोलो कितनी आई? कितना? 2a² एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, ये तो हम सिंपलेस्ट वे में बता दिए कि क्यूब है और इसकी वैल्यू इतनी है। एक चीज बताओ मुझे पहले, ध्यान दो। सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा क्या है, वाई एक्सिस है ना, और तुमसे बोले इस पॉइंट से कोई हम न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं, मान लो ये 5 मीटर है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखोगे तो क्या आता है 5,0 है ना, एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 5 एंड वाई कोऑर्डिनेट 0 है ना। अब ये बताओ, अगर हम तुमसे बोले कि इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, इस वाले पॉइंट का, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, तो इस पॉइंट के भी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 5 ही आनी है ना, बट वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कुछ हो जाएगी, जो भी हो जाए, बट एक्स कोऑर्डिनेट इज 5। यहाँ पे अगर हम पूछेंगे तो इस पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली नीचे आओगे, यहाँ वाले पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 5, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज, यहाँ का भी एक्स कोऑर्डिनेट 5, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू डिफरेंट होती जाएगी। बट ये लाइन जो कि एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, इस लाइन के हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 5 है। अब मुझे ये पॉइंट बताओ, अगर हम यहाँ से इधर आते हैं, मान लो ये पॉइंट पे, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना, यहाँ से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालते कैसे हो, तो पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और उसका डिस्टेंस ओरिजिन से इज योर एक्स कोऑर्डिनेट। जैसे यहाँ पे हम एक्स कोऑर्डिनेट पूछे तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एंड दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट। ये इस पॉइंट का पूछे तो यहाँ से एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। सेम वे में अगर हम इस पॉइंट से इधर जाते हैं और पूछे कि इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पे तो सेम डिस्टेंस आएगा, तो इस पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट 5 है। अगर हम पूछे इस पॉइंट से यहाँ पे आओ, इस वाले पॉइंट पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, तो यहाँ से हम एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, अगेन द डिस्टेंस इज 5। तो कहने का बेसिक मीनिंग क्या है, जरूरी नहीं कि ये लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, अगर कोई प्लेन ड्रॉ करते हो, मान लो ये प्लेन इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 5 आएगी। चाहे हम इस पे कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ पॉइंट कंसीडर करो, यहाँ करो, यहाँ करो, इस साइड किसी भी पॉइंट पे कंसीडर करो, इस प्लेन का एक्स कोऑर्डिनेट 5 होना है। तो लाइन ही नहीं, किसी भी प्लेन पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कांस्टेंट होगी अगर ये प्लेन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये वाला प्लेन x इक्वल्स टू 5 पे परपेंडिकुलर है तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 5, इस प्लेन के हर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 5। यहाँ पे मान लो गए और ये प्लेन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ये डिस्टेंस मान लो यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो इस प्लेन के हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 10 होगा। तो कंसेप्ट क्या बताएं, इफ ए प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एन एक्सिस देन द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट एक्सिस इज कांस्टेंट। अगर ये प्लेन एक्स पे परपेंडिकुलर है तो एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट। अगर यही प्लेन मान लो हम बोलते ऐसे है, ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे तुम इस प्लेन को रखे और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर, तो चूंकि ये प्लेन वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इस प्लेन के हर पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 होगी। ये स्टेटमेंट आ रहा है समझ में सबको? वाई तो स्टेटमेंट लिखो, जो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसको ना दूसरे तरह से भी तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। हम जो क्वेश्चन बैंक है बोर्ड का उसमें हम दिखाएंगे, तुम्हें ये क्यूब नहीं कह के ना बोलेगा कि एक क्यूब बना जो x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू 2a वाले प्लेन से बना है, y इक्वल्स टू ए, y इक्वल्स टू 2a वाले प्लेन से बना है। तो तुम्हें ये समझना होगा कि प्लेन से कैसे क्यूब बन रहा है ना, तो उसी को हम एक्सप्लेन करने के लिए पॉइंट बताएं। जब भी कोई प्लेन किसी एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो उस प्लेन पे उस एक्सिस का कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होना है। तो इससे पहले एक स्टेटमेंट लिख लो, ये नोट के अंदर लिखना, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना बाद में। नीचे स्टेटमेंट लिखो, इफ ए प्लेन इज परपेंडिकुलर, if a plane is perpendicular to x-axis, if a plane is perpendicular to x-axis, then the x coordinate of any point, then the x coordinate of any point on the plane will be same. Then the x coordinate of any point on the plane will be same. Any point on the plane will be same. And similarly,
if it is perpendicular to y axis, and similarly if it is perpendicular to y axis, then the y coordinate of any point on the plane is constant. Then the y coordinate of any point on the plane is constant. ठीक है, यहाँ तक ये पॉइंट आगे समझ में, बोलो जल्दी। यस सर। चलो, और बोर्ड क्लियर है ना तुम लोगों को? बोर्ड क्लियर है? हाँ, यस सर। चलो अब मुझे ये बताओ, हम वापस फ्लक्स पे आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है ना? तो हम लोग ये कल भी डिस्कस किए थे। अगर तुम्हारे पास ये बॉक्स है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो ये वाला जो फेस है, ऊपर वाला, नीचे वाला, इस साइड और बैक साइड, उसके थ्रू फ्लक्स की वैल्यू कितनी थी? 0। ये हम लोग कल बॉक्स के एग्जांपल से एक्सप्लेन कर चुके हैं। जैसे ये बॉक्स था और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इस वाले फेस से फ्लक्स 0 थे, इससे 0 थे, इससे 0 थे, इससे 0 थे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, यहाँ का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड। तो इन 4 फेज से तो 0 आएगा, तो यहाँ पे भी इन चारों फेज से 0 आने हैं। केवल फ्लक्स कौन से फेज से होना है? इधर वाले फेज से और इस साइड वाले फेज से फ्लक्स आएगा, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। बट इन चारों फेज से फ्लक्स 0 होना है, तो यहाँ पे भी इन बारे फेज से तो फ्लक्स 0 आएगा, और जिसके थ्रू फ्लक्स आना है उसको हम कलर्ड कर दे रहे हैं। तो हमें फ्लक्स इस फेज से निकालना है और इस वाले फेज से फ्लक्स की वैल्यू काउंट करनी है। बाकी फेसेस से फ्लक्स 0 हो जाएगा, जो कल एग्जांपल हम लोग डिस्कस किए थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बोलो, किस साइड है? जल्दी जल्दी बोलो, एरिया वेक्टर किस साइड? राइट या लेफ्ट? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसका एरिया वेक्टर इस साइड आता, ए हम ले लेते हैं। इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर किधर लोगे? तो इसके परपेंडिकुलर इस साइड होना है ना। ये तुम्हारा एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा, और वॉल्यूम से बाहर होना था, इसलिए इस साइड और इस साइड, अंदर नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है। मान लो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 बोल रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, इसलिए यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E1, और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू E2। सो दिस वैल्यू इज योर E2। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर है। अब इन दोनों पे हमें फ्लक्स निकालना है। मुझे ये बताओ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ बदल रहा है ना। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट मान लो a/2 है, तो यहाँ a/2 रखोगे। इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट मान लो a/3 है, a/4 है, जो भी है, जितना भी कोऑर्डिनेट होगा x की वैल्यू बदलते जाओगे और इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है। यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। इस वाले पॉइंट पे जहां तुम्हारे पास ये प्लेन है, ये प्लेन x एक्सिस के परपेंडिकुलर है या नहीं? तो ये वाला प्लेन x के परपेंडिकुलर है, इसलिए इस प्लेन पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट। ये वर्ड आ रहा है समझ में? ये जो प्लेन है वो क्या था? इस x एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना। इस क्यूब का जो ये वाला फेस है वो x के परपेंडिकुलर है, इसलिए इस प्लेन पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कांस्टेंट होनी है। जिस पॉइंट पे ये प्लेन है, ये प्लेन इस ओरिजिन से a डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a हुआ, यानी इस प्लेन के हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a हुआ। तो अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस वाले प्लेन पे कांस्टेंट है या नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाने से बढ़ रहा है x, क्योंकि x चेंज हो रहा था, यहाँ 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 x की वैल्यू बदल रही है। लेकिन अगर हम पूछे ये प्लेन, हाँ, हम पूछे कि ये प्लेन है और इस प्लेन पे x की वैल्यू क्या है, तो तुम बोल रहे हो सर इस पे x की वैल्यू a है और a इज कांस्टेंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे प्लेन पे ना कांस्टेंट है। हाँ, आगे बढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, आगे बढ़ोगे तो बदल रहा है, बट इस प्लेन पे x इज a, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट ऑन दिस सरफेस। तो हम लोग यहाँ पे फ्लक्स निकालते हैं। इस वाले फेस पे फ्लक्स की वैल्यू मान लो फिर से φ1, इस वाले फेस पे फ्लक्स की वैल्यू φ2, बाकी पे तो 0 था, तो हम लोग φ1 की वैल्यू क्या लिखेंगे? φ1 is equals to, we apply E dot S, so electric field into what is the area of this surface? तो a into a cube है, so a into a, its area a square, E into S and then cos, कितना डिग्री? cos की वैल्यू 180 है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 180 है, so यहाँ पे 180 डिग्री। cos 180 is -1,
सो माइनस ई इंटू ए स्क्वायर। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस पॉइंट पे कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2 टाइम्स एक्स गिवन है। x की वैल्यू यहाँ पे a के इक्वल था, सो हम x की जगह पे a रख रहे हैं। सो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2a, दिस इज 2a इलेक्ट्रिक फील्ड और मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर, सो इट इज माइनस 2a क्यूब। इस पॉइंट पे फ्लक्स की वैल्यू आई। सिमिलरली सेकेंड सरफेस पे फ्लक्स देखो कितना आता, फाई 2। तो इस पॉइंट पे E और A सेम डायरेक्शन में है, सो E इंटू एरिया इज a स्क्वायर एंड देन cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1। सो E इंटू ए स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू आती। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान रहे, तो चलो हम E2 लिख दे रहे हैं। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, सो वी राइट E1 एंड E1 की वैल्यू इतनी। इस पॉइंट पे E2 की वैल्यू बोलो कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2? सोच के आंसर दो जल्दी। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कितना 4 है, 4 इंटू ए, क्योंकि इस वाले प्लेन का x कोऑर्डिनेट देखो, ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस भी a है, सो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस 2a आया। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है, इसलिए इस प्लेन पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 टाइम्स द x and the value of x at this point is 2a, a plus a, 2a. So this is 2 into 2a, 2 times 2a, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया और multiplied by the a square. So this is 4a cube is the flux at second surface. So total flux कितना होना है, flux scalar, so दोनों को algebraically add करो। 4a cube minus 2a cube is your answer. So 4a cube minus 2a cube, this comes out 2a cube. So this is the amount of flux through this cube. आए क्वेश्चन समझ में? ठीक है, तो अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इस पे बेस्ड है, एक एक्सरसाइज में भी होगा, तो इसको नोट करो पहले। अब फ्लक्स कैलकुलेट करना आ जाना चाहिए। चलो देखो यहाँ पे, तो फ्लक्स कैलकुलेट करने का तुम्हारे पास क्या था, दो फॉर्मूला। एक तो ये आया Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा है E डॉट ds का इंटीग्रेशन करना है ना। फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग तब यूज करते हैं व्हेन सरफेस इज क्लोज्ड, क्योंकि ये तुम्हारा स्टेटमेंट गॉस थ्योरम का है, तो इसलिए जब भी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो मेरा सरफेस क्लोज होना चाहिए। फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, ये फॉर्मूला तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो। जब सर्कल करेंगे तो क्लोज हो जाता, तो अभी तुम केवल फ्लक्स निकालना सिखा रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि क्लोज्ड है या ओपन है। फ्लक्स की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds या फ्लक्स की वैल्यू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट से निकालोगे। इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए पहला कंडीशन क्या है, द सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड, तभी तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो फॉर दिस सरफेस must be closed. So जब सरफेस क्लोज होगा तभी हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। और इसको अप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन है बताओ? तो इसको अप्लाई करने के लिए ध्यान देना, ऑब्वियसली हम उस तरह के सरफेस पे ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट हो जाए। जब ये कांस्टेंट होगा तो हम इसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेके आ पाएंगे, और जब बाहर लेके आएंगे तो मेरा इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ऐसे ही सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन या स्कूल लेवल के क्वेश्चंस को तुम आसानी से कवर कर सकते हो इन 2-3 पॉइंट्स को कवर करके। इस फॉर्मूले का यूज तब यूज करोगे व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। तो तुम्हें एक रफ आइडिया आ जाएगा कि हाँ हमें इस क्वेश्चंस को ऐसे ट्राई करना है। तो इसको यूज करने के लिए क्या कंडीशन बताएं? जनरली वी विल यूज व्हेन electric field is constant in magnitude, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होगा तो इसका यूज कर लोगे, और जैसे ही क्लोज दिखा तो बिना कुछ सोचे हुए फ्लक्स इक्वल्स टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। अभी हम इसका एप्लीकेशन बताते हैं, पहले ये थर्ड पॉइंट नोट करो, काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए हाँ बोलो। जो क्यूब था वो क्लोज था, लेकिन उसमें तो हमने यूज नहीं किया। किसमें? यहाँ पे ये क्लोज बोल रहे हो? क्यूब क्लोज था लेकिन वहां पे हमने
दूसरा वाला फॉर्मूला यूज हाँ किया। तो वहाँ पे चार्ज इनसाइड गिवन था, तुम्हें नहीं गिवन था ना? वहाँ पे क्या दिया हुआ था बताओ, वहाँ पे क्या दिया हुआ था? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था, इसलिए ये वाला यूज किए। जिसमें चार्ज गिवन होगा तो डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन के चार्ज से निकाल लेंगे, है ना? ठीक है, ओके सर। चलो अब हम एक एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे ध्यान से देखना, छोटे छोटे एग्जाम्पल से पहले एनसीईआरटी एंड बोर्ड के क्वेश्चंस को पहले देख लो। तुमसे कहा एक चार्ज Q है, इसके पास ऐसे सरफेस है, ये मान लो ऐसे स्मॉल q, यहाँ पे +2q, यहाँ पे +3q, और ऐसे दो सरफेस है, ये सरफेस S1 कह लो, ये सरफेस S2। तुमसे कहा इसके थ्रू फ्लक्स φ1 और जो दूसरा सरफेस है S2, इसके थ्रू फ्लक्स की वैल्यू कितनी है? φ2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ φ1 एंड φ2? दोनों फ्लक्स का रेशियो होता, व्हाट विल बी द फ्लक्स? तो जैसे ही तुमसे इसके थ्रू फ्लक्स की वैल्यू φ1 कह रहा है, तुम देखो ये सरफेस क्लोज्ड है और इसमें चार्ज की वैल्यू तुम्हें गिवन है, तो डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फ्लक्स इज इक्वल्स टू q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस के अंदर 2q + q 3q चार्ज है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें इससे मतलब नहीं है कि ये चार्ज बाहर है, हमें अंदर वाले चार्ज को लेना है। अगर हम तुमसे पूछे φ2 की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो जो दूसरा सरफेस है इससे फ्लक्स कर निकालोगे तो ये भी क्लोज, सो q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर चार्ज की वैल्यू सारे तुम्हें लेने हैं, 2q + q 3q एंड ये 3q, 6q चार्ज इस पूरे सरफेस के अंदर आया, तो दिस वैल्यू इज 6q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, φ1 डिवाइडेड बाय φ2, एंड दिस कम्स आउट 3q by epsilon naught upon 6q by epsilon naught, and यहाँ से q epsilon naught cancel, so 1/2, so 1:2, 2 is your answer। डाउट कहीं पे? सेकेंड क्वेश्चन देखो, फिर ये एनसीईआरटी का है। तुमसे कहा कि ये एक सरफेस है जिसका रेडियस r कह लो और इसके सेंटर पे q चार्ज रखे हैं। अब अगर इसके रेडियस को डबल कर दिए, अभी इसमें फ्लक्स की वैल्यू कितना है? φ1। अब क्या करते हैं, इस सरफेस के रेडियस को डबल कर लिए, मतलब लैंग्वेज नहीं लिखवा रहे क्वेश्चन का। इफ द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज डबल्ड, नाउ इट इज 2r एंड चार्ज इज एट दिस पॉइंट एंड नाउ द फ्लक्स इज φ2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ φ1/φ2? क्वेश्चन समझ में आया? पहले r रेडियस का स्फीयर है और इसके सेंटर पे q चार्ज था। अब हम इस स्फीयर के साइज को बड़ा कर दिए, रेडियस 2r कर लिए और चार्ज उस सेंटर पे q ही है। कहा कि इन दोनों फ्लक्स का रेशियो बताओ कितना होगा, जल्दी बोलो आंसर। 1:4। 1:4। यस सर। 1:2। 1:2। चलो अभी हम देखते हैं और किसी का आंसर। क्या? चार्ज तो दोनों में सेम है ना? हाँ हाँ, सरफेस बड़े होने से मतलब उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही तुम्हें क्या होता है, तुम्हें लग रहा हो रेडियस डबल कर दिए तो अलग हो जाना चाहिए, हम दोनों मेथड से सॉल्व करके पहले बता देते हैं तुम्हें। यहाँ देखो फ्लक्स इस केस में क्या लिखते हैं, q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। जैसे ही सरफेस क्लोज है यू यूज दैट फार्मूला, q इनसाइड इसके अंदर का चार्ज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इस वाले केस में अगर तुम फ्लक्स निकालोगे तो फिर से ये सरफेस क्लोज्ड है, सो q इनसाइड इज अगेन q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इस सरफेस के अंदर भी q चार्ज, इसके अंदर भी q चार्ज, सो द वैल्यू ऑफ फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट। तुम ये बताएं, दोनों जगह पे फ्लक्स की वैल्यू सेम आनी है ना, q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट लगा रहे हो, तो द रेशियो φ1 डिवाइडेड बाय φ2 इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, दिस इज 1। सो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आया, दोनों जगह फ्लक्स की वैल्यू सेम है। अब किसी बच्चे को दिक्कत होगी कि सर हम इंटीग्रेशन वाले मेथड से करते तो क्या होता, तो हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि आगे से तुम्हें दिक्कत नहीं हो या कंफ्यूजन ना हो। वैसे हम बता चुके हैं सरफेस क्लोज है तो डायरेक्ट लगाओ, लेकिन फिर भी प्रूव कर दे रहे हैं इस पार्ट को। देखो पहले केस में जब तुम्हारा इसका रेडियस r है ना, चार्ज सेंटर पे q था, मुझे ये बताओ इस q के कारण हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है या डिफरेंट? इतना तो बताओ।
इस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा या डिफरेंट? मैग्नीट्यूड वाइज सेम होना है ना। और ये यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है r, सो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इधर आया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखोगे kq अपॉन डिस्टेंस इज r स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड kq बाय r स्क्वायर, यहाँ पे भी kq बाय r स्क्वायर, kq बाय r स्क्वायर, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड kq अपॉन r स्क्वायर है। सो वी कैन यूज द फॉर्मूला phi is equals to इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, जो भी हम लोग डिस्कस किए थे। इसको अप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे तो मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने का तरीका क्या है ना, तुम सरफेस पे कोई एक ds मानो, उस पर फ्लक्स निकालो और उसका इंटीग्रेशन करो। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ds हैं, उनमें से कोई एक ds लिए यहाँ पे। इस ds पे इसका एरिया वेक्टर भी बाहर होगा। इसका एरिया वेक्टर बाहर क्यों रहना है? सरफेस के आउटसाइड। अब इसमें हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds E इंटू ds इंटू कॉस 0 डिग्री, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 है, कॉस 0 1। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लोग खुद बोल रहे हो कांस्टेंट है, तो E को बाहर लेके आ गए, इंटीग्रेशन ऑफ क्या रहा? ds। अब बोलो ds 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 ऐड करोगे तो क्या आएगा? ये पूरा एरिया है ना, ds प्लस ds प्लस ds प्लस इंटीग्रेशन का मतलब सम ऑफ स्मॉल एरिया, ds ds ऐड करते तो ये टोटल एरिया आता। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस वैल्यू इज एरिया ऑफ दिस स्फीयर, और एरिया की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर होगी। इसमें डाउट? स्फीयर है, स्फीयर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज kq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई r स्क्वायर। दिस r स्क्वायर कैंसिल, k की जो वैल्यू है वो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो इट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, and this term is your 4 pi. This 4 pi and 4 pi cancel. This comes out q by epsilon naught, जो तुम यहाँ पे कैलकुलेट किए थे एक लाइन में। तो तुम्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही तुम्हें पता चला चार्ज गिवन है और सरफेस क्लोज्ड है, डायरेक्टली यूज द q by epsilon naught। ये समझ में आ गए? अब देखो जब हम सरफेस को डबल कर लिए तो क्यों नहीं चेंज हुआ फ्लक्स की वैल्यू? तो जब हम रेडियस को 2r कर लेते हैं, अब स्फीयर बड़ा किए, रेडियस की वैल्यू r की जगह पे 2r हो गई, और फिर से यहाँ पे चार्ज जो है वो q रखा हुआ है। तो अब हमें फिर से इसके थ्रू q इनसाइड बाय ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि इस चार्ज से हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिर से कांस्टेंट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। ये चार्ज यहाँ वाले +1 को रिपेल करता, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस होल स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस 2r आया, सो दिस इज 2r टर्म होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हर जगह तुम्हारा कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड वाइज। सो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए फिर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। अब E और ds के बीच का एंगल फिर देखो, यहाँ पे एरिया वेक्टर किधर होगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, सो ds वेक्टर आउटसाइड। फिर हम बार बार बोल रहे हैं ये चीज हम लोग यूज करेंगे आगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में, इसलिए ये ध्यान रखना इसको अप्लाई करने के लिए क्या कर रहे हो। जो सरफेस है उस पे से कहीं पे भी एक छोटा सा एरिया लिए, यहाँ लो यहाँ लो यहाँ लो, कहीं पे भी एक एरिया लिए, उस पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाए, उसका डॉट प्रोडक्ट एंड उसका इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ई और ds के बीच का एंगल फिर से 0, सो e इंटू ds एंड cos 0 1, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, सो बाहर लेके आओ इंटीग्रेशन साइन से, इंटीग्रेशन ऑफ ds e इंटू ds ऐड करोगे तो अब इसका एरिया, अब ये पूरे पार्ट का एरिया क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर, सो 4 पाई, बट रेडियस यहाँ पे कितना है? 2r, सो 4 पाई एंड 2r टर्म होल स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर इज द टोटल एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज kq by 2r स्क्वायर, सो kq डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू इज 4r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 4 पाई इंटू 4r स्क्वायर, एंड दिस 4r स्क्वायर टर्म कैंसिल, एंड यहाँ पे k की वैल्यू रख लो, k इंटू 4 पाई अपॉन k इज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस टर्म कैंसिल, सो अगेन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इसके थ्रू भी फ्लक्स q एप्सिलॉन नॉट, इसके थ्रू भी फ्लक्स q एप्सिलॉन नॉट, दोनों को डिवाइड करोगे इट कम्स आउट 1:1 रेशियो। समझ में आया? तो हम लोग दोनों मेथड बता दिए, q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट भी और इंटीग्रेशन भी। तो हम लोग के लिए स्कूल के एग्जाम के लिए ये सफिशिएंट है। हम अभी कुछ और पार्ट डिस्कस करेंगे, इसको नोट करो जल्दी से।
देखो हम मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, बस तुम लोग ध्यान से देखना और कहीं डाउट होगा तो पूछना। सपोज तुम्हारे पास ये एक हेमिस्फेयर है ना, एंड इस हेमिस्फेयर के सेंट्रल पॉइंट पे हम लोग क्यू चार्ज रखते हैं, और जो रेडियस है इस हेमिस्फेयर का वो तुम्हें आर गिवन है। मतलब सरफेस जो है वैसे है हेमिस्फेयर, और इसके सेंट्रल पॉइंट पे पूरा सॉलिड स्फीयर से हाफ पार्ट कट कर लिए, हॉलो स्फीयर से हाफ पार्ट कट किए, और इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखे, और ये डायग्राम यहाँ पे दिखा रहा है। अब तुमसे कह रहा है फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, इस सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो पहला देखने से क्या लग रहा है, क्या ये सरफेस क्लोज्ड है? तो क्लोज सरफेस तो है नहीं। फ्लक्स निकालने के दो मेथड बोले, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस। लेकिन ये देखने से तुम अभी नहीं लगा सकते, है ना, सोचने का वे बता रहे, अभी नहीं लगा पाओगे क्योंकि ये क्लोज सरफेस नहीं था। क्या हम इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस लगा सकते हैं फ्लक्स निकालने के लिए? तो यहाँ पे हम लोग ई डॉट डीएस अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि इस चार्ज से फिर सरफेस के हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम है। ये हेमिस्फेयर था तो सेंटर से इसके सरफेस का जो डिस्टेंस है कहीं पे भी देखोगे वो आर के इक्वल आना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, सो वी कैन यूज इंटीग्रेशन वाला पार्ट। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो इस साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, और वैल्यू कितना लिखेंगे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस आर है, सो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज द फील्ड। अब यहाँ पे एरिया वेक्टर देखो, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन इज आउटवर्ड, सो दिस इज योर डीएस, आउटसाइड सरफेस के बाहर। अब हम यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला लगाते हैं, सो फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, और यहाँ पे फिर से ई और डीएस के बीच का एंगल 0 है, सो ई इंटू डीएस इंटू कॉस 0 डिग्री 1। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, सो टेक ई आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस रहा, सो ई इंटू व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, डीएस 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 जब ऐड करोगे तो इस सरफेस का एरिया आता जो कि पूरे स्फीयर के एरिया का हाफ है। पूरे स्फीयर का एरिया लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, और उसका हाफ लिखोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। So this is the amount of flux. Electric field की वैल्यू कितनी है? KQ by R square. So we write KQ divided by R square multiplied by 2 pi R square. This R square goes. K is 1 by 4 pi epsilon naught multiplied by this 2 pi. So this is 2. So Q divided by 2 epsilon naught is the amount of flux through this surface. तो हम लोग इंटीग्रेशन मेथड यूज किए क्योंकि ये सरफेस क्लोज नहीं था। अब इसी का सेकेंड पार्ट देखो कितना इजी है। अगर हम तुमसे बोले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हाँ बोलो। ये एरिया उसका है ना, ये सेमी सर्कल का मतलब हेमिस्फीयर। सर्कल नहीं है, स्फीयर बोल रहे, स्फीयर। सेमिस्फीयर, हाँ नहीं स्फीयर। सर्कल होता तो फ्लक्स, ठीक है समझ आया। फ्लक्स एरिया से निकालते हैं ना, लाइन में कहाँ से आएगा फ्लक्स, बेटा एरिया में होना है। चलो यहाँ ध्यान दो। अब हमसे कहा मान लो हम सेकंड इसी क्वेश्चन को सेकंड दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं, क्यू। तो हम एक पार्ट तुम लोगों को बताए थे कि जो गॉसियन सरफेस है जरूरी नहीं है कि जो गिवन है वही गॉसियन सरफेस होगा। गॉसियन सरफेस रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी। तो हम चाहते हैं कि नहीं, हम ये फॉर्मूला लगाएं, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला को अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसको अप्लाई करने के लिए सरफेस क्लोज होना चाहिए था। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जैसा सरफेस ऊपर है वैसा ही सरफेस हम नीचे मान लेते हैं, है नहीं, लेकिन वी एज्यूम द इमेजिनरी सरफेस। तो अब ये इमेजिनरी था, ये रियल है, और अब ये बताइए क्लोज सरफेस हो गया। ऊपर वाले सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू अगर φ1 मानते हो, हमें नहीं पता अभी कितना है, ऊपर वाले से अगर फ्लक्स φ1 है तो सिमेट्रिकली नीचे वाले से भी फ्लक्स की वैल्यू φ1 ही आनी है। सेम सरफेस, सेम तरह का सरफेस नीचे भी है, तो ऊपर जितना अमाउंट आएगा नीचे भी उतना ही अमाउंट आना है। सो ऊपर वाले पार्ट से φ1, नीचे वाले पार्ट से φ1। तो अब ये तुम्हारा क्लोज सरफेस हो गया। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम टोटल क्लोज सरफेस पे जो फ्लक्स है वो क्या लिखते हैं, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स जो है इसका और इसका सम होना है क्योंकि ये पूरा सरफेस है। तो φ1 प्लस φ1 इज 2 φ1 इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड। अब इस पूरे क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्यू डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट। सो अमाउंट ऑफ फ्लक्स φ1 इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सेम रिजल्ट तुम गेन किए अगर तुम सिमेट्री का यूज करते हो। तो ध्यान देना, ये हेमी पार्ट था, वैसा ही अगर सरफेस हम नीचे कंसीडर करते हैं तो ऊपर और नीचे अमाउंट ऑफ फ्लक्स सेम आना है सिमेट्री से। यहाँ φ1 तो यहाँ पे φ1। अब ये क्लोज बना तो क्लोज सरफेस का फॉर्मूला यूज किए, एंड उसके बेसिस पे हम लोग ये फ्लक्स की वैल्यू निकाल दिए कि कितना आना है।
तो सेम क्वेश्चन को तुम इंटीग्रेशन मेथड से भी एंड थोड़ा सा सिमेट्री अगर यूज करते हो तो उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। नोट करो इसे। डाउट है किसी को? नो सर। सबको क्लियर है? तो ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे क्या किए ना, असाइन सरफेस नीचे मानने के ये फायदा है कि ऊपर और नीचे फ्लक्स का वैल्यू सेम आ गया। ध्यान दो, अगर ऊपर सरफेस ऐसा था और नीचे ऐसा टेढ़ा मेरा मानते तो यहाँ का फ्लक्स अगर 5 तो यहाँ पे फ्लक्स को हमको क्या मानना पड़ता 5 तो फिर अलग अलग वैल्यूज आते। तो जल्दी से एक इसी कंसेप्ट में बता दे रहे हैं, टाइम ओवरलोड है, ध्यान देना। अगर तुमसे कहा कि ये कोनिकल फ्लास्क है, ध्यान से देखो, एंड इसके नेक पे क्यू चार्ज रखा हुआ है क्यू। अब कहा इस कोनिकल फ्लास्क से बताओ कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा। तो जब हम इस कोनिकल फ्लास्क से फ्लक्स निकालेंगे तो हम लोगों को क्या बताए थे, ई डॉट डी एस या क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, दो फॉर्मूला था। क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट अभी नहीं लगा सकते क्योंकि ये क्लोज सरफेस नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस भी यहाँ पे नहीं लगा पाओगे क्योंकि अगर आवाज आ रही सबको? क्लियर है? यस सर। देखो तो हम ये बता रहे थे कि ये कोनिकल फ्लास्क है और इसके नेक पे अगर हम क्यू चार्ज रखे, अब हमसे कह रहा है इस क्यू के कारण इसके थ्रू फ्लक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस लगा पाएंगे या नहीं, पहले तो ये बताओ। लगाने के लिए हम लगा सकते हैं, मेरा इंटीग्रेशन इतना टफ हो जाएगा कि इंटीग्रेट कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस अलग है, तो के क्यू बाई डिस्टेंस होल स्क्वायर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और आएगा। यहाँ पे फील्ड पूछेंगे तो इस चार्ट से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये आता, के क्यू बाई ये डिस्टेंस होल स्क्वायर लिखोगे, फिर से ये वैल्यू। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज वेरिएबल है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो जाएगा तो तुम इस इंटीग्रेशन में ई को बाहर नहीं ला पाओगे, और जब ई बाहर नहीं ला पाओगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन पार्ट तो छोड़ दो, बचा तुम्हारे पास क्या कि हम फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट लगा पाएंगे या नहीं। तो इसको लगाने के लिए मेरा सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। तो हम जैसा कंसेप्ट यहाँ बताएं सेम कंसेप्ट यूज करो। सेम तरह का अगर हम डायग्राम, मान लो अभी क्लोज नहीं है लेकिन ऐसा ही कोनिकल फ्लास्क हम नीचे बनाते हैं इस तरह से। अब तुमसे पूछे कि जैसा फ्लक्स ऊपर है, जैसा तुम्हारा सरफेस ऊपर है वैसा ही सरफेस नीचे आया। अब ऊपर वाले से फ्लक्स मान लो 5 है, जो भी वैल्यू आता, नीचे वाले से भी फ्लक्स की वैल्यू 5 होनी है, सिमेट्रिकली ऊपर और नीचे सेम है। सो ऊपर वाला फ्लक्स और नीचे वाला फ्लक्स सेम होना है। अब मेरा ये पूरा सरफेस क्लोज्ड बना, और क्लोज सरफेस पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, टोटल फ्लक्स इज क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अप्लाई कर सकते हो अब यहाँ पे। टोटल फ्लक्स क्या होगा, इन दोनों का सम, सो 5 प्लस 5 251 इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड। व्हाट इज क्यू इनसाइड? इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ये स्मॉल क्यू, सॉरी दिस कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स? 5 इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स एट दिस पोजीशन। ठीक है, तो अब तुम्हें इतना रफ आइडिया समझ में आ गया होगा स्कूल के एग्जाम्स के लिए। अब इससे टफ नहीं पूछा जाएगा तुमसे, है ना। उठा के देख लेना क्वेश्चन बैंक। पहले हम बोर्ड वाला पार्ट अच्छे से कवर कर रहे हैं, फिर कंपटीशन सेक्शन में आएंगे। फ्लक्स की वैल्यू, लास्ट पॉइंट बता रहे हैं, फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट या इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ये दोनों यूज करते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए सरफेस क्लोज होना चाहिए। इसको अप्लाई करने के लिए हमारे अंदर ये चीज पार्ट होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट हो जाए। अगर वैसा होगा तो हम इससे फ्लक्स को आसानी से फाइंड कर पाएंगे, और अगर नहीं फाइंड कर पाएंगे तो लास्टली मेरे पास इंटीग्रेशन के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो मैक्सिमम केसेस में हम लोग इसी दो कंसेप्ट के हेल्प से फ्लक्स को फाइंड कर लेंगे। बोर्ड के एग्जाम के लिए इससे ज़्यादा नहीं आना है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, तुम लोग ट्राई करके आना, फिर भी हम एक्सप्लेन कर देंगे उसे। अभी ये एक पेज दिया हुआ है, पेज के सेंटर से एट अ डिस्टेंस a/2 या a एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो इस क्यू से इसके थ्रू फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने बोली हुई है ना। तो एक बार ट्राई करके आना उस क्वेश्चन को, फिर हम डिस्कस करेंगे कल वाली क्लास में। यहाँ तक में कहीं पे डाउट है तो पूछ लो, कोई भी पॉइंट जो नहीं समझ में आया। माइक ऑन करके बोलो। दीपक